दोस्तों नमस्कार। जब आप मिडिल ईस्ट में होते हैं तो यह सवाल शायद दुनिया भर के लिए एक मैसेज होता है कि मिडिल ईस्ट इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ना सिर्फ बाजार है बल्कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर, दुनिया के तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लेकर मिडिल ईस्ट की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यूरोप, अमेरिका, एशिया सभी देशों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इस परिस्थितियों के बीच जब अमेरिका ट्रेड वार की मुनादी करता है और चीन के साथ टकराते हुए दिखाई देता है, तब यह सवाल कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है कि आने वाले वक्त में क्या मिडिल ईस्ट एक नए तरीके के प्रतिस्पर्धा, या सरल शब्दों में कहें तो युद्ध की जमीन में तो तब्दील नहीं हो जाएगा, क्योंकि ईरान अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है। ईरान मिडिल ईस्ट के लिए यानी खाड़ी देशों के लिए एक दुखती रग है। भारत के संबंध भी अमेरिका के साथ भी हैं और चीन के साथ उसके प्रोडक्ट्स को लेकर भी हैं। रशिया के साथ पारंपरिक संबंध हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के साथ भारत के संबंध कोई आज के नहीं है। मौजूदा वक्त में भी भारत की इकोनॉमी में और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के बीच भारत का एक बड़ा रोजगार का हिस्सा मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज सवाल बिल्कुल अलग है। जब ट्रेड वार का ऐलान अमेरिका ने कर दिया है और चीन ने भी उसका जवाब देना शुरू कर दिया है, तो इसका असर भारत पे क्या होगा? चीन रशिया के करीब है, रशिया को अपने करीब अमेरिका लाना चाहता है। इन सब के बीच ब्रिक्स का पूरी तरीके से खत्म हो गया, या जो भी समझौते ब्रिक्स को लेकर ईरान और रूस के बीच हुए थे, क्या वो मायने नहीं रखेंगे? और इन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब ट्रेड वार का ऐलान हो चुका है और चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे के सामानों पर टैरिफ बढ़ा चुके हैं, इसका असर तकरीबन दोनों देशों के लगभग 50 लाख करोड़ के बिजनेस पर पड़ने वाला है। लेकिन अगला सवाल तो यह भी है, यह ट्रेड वार क्या सिर्फ ट्रेड के लिए ही है, या इसका असर युद्ध की दिशा में तो नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि ट्रेड की दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज का व्यापार होता है और कमाई होती है तो वह हथियार है। सिप्री की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि तकरीबन 212 लाख करोड़ 2024 में जो भी हथियार दुनिया भर में सप्लाई हुए और जिस दिशा में यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल चलता रहा, उसकी कुल कीमत 212 लाख करोड़ है। और हथियारों को बनाने के देशों में सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर फ्रांस है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है। तो क्या ये देश हथियारों की दुनिया को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, या फिर इस ट्रेड वार का अंतिम लक्ष्य तो उसी व्यापार की दृष्टि पर जाकर खड़ा होना है जहां पर सवाल हथियारों का होता है? लेकिन आइए जरा इसको सिलसिलेवार तरीके से आज समझने की जरूरत है। यह इसलिए भी जरूरत है क्योंकि इस दौर में सामरिक तनाव दुनिया के देशों में बढ़ रहा है। ईरान निशाने पर है, ईरान के साथ रूस और चीन खड़े हुए हैं, और इन परिस्थितियों के बीच भारत पर कैसा असर अमेरिका और चीन के प्रतिस्पर्धात्मक या कहें टैरिफ बढ़ाने के बाद होने वाला है, इसको एक एक क्रम में जरा समझने की कोशिश आज कर लीजिए। हम इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, और दुबई का मतलब यूएई, और यूएई के तहत 7 अमीरात आते हैं, जिसमें सबसे रईस अमीरात दुबई ही है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह नया केंद्र है। आप कह सकते हैं कि जिस तेजी के साथ इसका ग्रोथ हुआ है, बाजार के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से, राजस्व को कमाने के लिहाज से, और दुनिया भर के लोगों की यहां मौजूदगी जिस तर्ज पर हुई है, वो शायद दुनिया के कैपिटल के तौर पर भी दुबई को आने वाले वक्त में हर कोई देख सकता है। लेकिन सवाल तो ट्रेड वार का है, उस ट्रेड वार के साथ जुड़ा हुआ सामरिक युद्ध है। तो अमेरिका और चीन के बीच तकरीबन 50 लाख करोड़ का बिजनेस, जिसमें अमेरिका चाइना को सिर्फ 12.7 लाख करोड़ का सामान देता है और चाइना अमेरिका को 36.7 लाख करोड़ का सामान देता है, यानी 24 लाख करोड़ का व्यापार घाटा अमेरिका को होता है।
अब सवाल यह है कि अमेरिका ने जो टैरिफ चीनी सामानों पर लगाया है, उस पर लगभग 39 लाख करोड़ का असर चाइना पर पड़ने वाला है, और चीन ने जो टैरिफ अमेरिका पर लगाया है वो तकरीबन 1.73 लाख करोड़ के माल पर यह टैरिफ लगेगा। यानी ध्यान दीजिए कि चीन की इकोनॉमी की रफ्तार नीचे होने वाली है। जनवरी और फरवरी के महीने में यह तकरीबन 1.3% और नीचे आएगा, क्योंकि चौथी तिमाही जो पिछले बरस थी वो 5.4 थी। इस बार वो कम होकर 4.1% पर आकर खड़ी हो जाएगी। और यह माना जा रहा है कि अगले 4 वर्षों में तकरीबन अमेरिका के जीडीपी में 4.77 लाख करोड़ और चीन की जीडीपी में तकरीबन 11 लाख करोड़ नीचे जाने वाला है। बोझ किस पर पड़ेगा? गरीब देशों पर, विकासशील देशों पर। और चीनी इस दौर में अपने माल को लेकर भारत के बाजार में ज्यादा माल लेकर आएंगे। चीन का प्रोडक्शन लेवल भारत की तुलना में लगभग 25% तक बैठता है, यानी 4 गुना कम हो जाता है। मुनाफा जोड़ भी दीजिए तो भी भारत के प्रोडक्ट और चीन के प्रोडक्ट लगभग 50% के रेशियो में रहते हैं। यानी चीनी माल सस्ता होता है जो भारत में उत्पादन किया जाए, और वही माल चीन में उत्पादन किया जाए। तो क्या भारत उस माल को अपने बाजार में आने से रोकेगा? खास तौर से तब जब चीन के माल पर भारत की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है और इसका कोई अल्टरनेटिव या विकल्प इस दौर में सोचा नहीं गया। और यहां से दूसरा सवाल एक और शुरू होता है। इस दौर में जो व्यापारिक युद्ध शुरू हुआ, चीन इस बात को समझता है, इसीलिए अगले हफ्ते से चीन ने तय किया कि वह ईरान और रूस के साथ मिलकर नौसैनिक युद्धाभ्यास करेगा। यह युद्ध का अभ्यास कहां पर होगा, यह भी महत्वपूर्ण है। यह दरअसल चाबहार में होगा। चाबहार बंदरगाह जो ईरान का बंदरगाह है, और वहां पर ईरान, रूस और चीन के नौसैनिकों की मौजूदगी, और इसमें बाकायदा 6 देशों को आमंत्रित भी किया गया है जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर इस युद्धाभ्यास में शामिल भी होंगे। उसमें एक देश यूनाइटेड अरब अमीरात यह भी है। मिडिल ईस्ट के देशों में इसके साथ साथ जो और देश हैं उसमें यूएई के अलावे कतर भी है। खाड़ी देशों में इराक की मौजूदगी भी है, और इसके साथ ही अजरबैजान, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका की मौजूदगी भी होगी। यानी अमेरिका के खिलाफ सामरिक दृष्टिकोण से इन तमाम देशों को अगर आप एक साथ एकजुटता के तौर पर देखेंगे तो फिर अगला सवाल यह भी होगा, क्या वाकई व्यापार युद्ध के साथ साथ हथियारों को इस बाजार में खपाने का काम कम हो जाएगा, जिसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं कि वो शांति चाहते हैं, और रूस के साथ खड़े हो रहे हैं कि ये कहते हुए कि हम ही दोनों जब साथ हो जाएंगे तो युद्ध कहां होगा। लेकिन सवाल अगर बाजार का है, सवाल अगर मुनाफे का है, सवाल अगर हथियार के बाजार का है, तो और उसके बीच में अमेरिका के हथियार बनाने वाली कंपनियों का क्या होगा, फ्रांस की कंपनियों का क्या होगा, जर्मनी की क्या होगा, चीन की कंपनियों का क्या होगा, रूस की कंपनियों का क्या होगा। जबकि इस दौर में सबसे ज्यादा हथियारों पर रूस ही खर्च कर रहा है। जीडीपी का लगभग 6.7% उसका रक्षा बजट है। चीन के बारे में कभी जानकारी आ नहीं पाती है कितना पैसा वो खपत कर रहा है हथियारों को लेकर, लेकिन फिर भी इस दौर में वो सबसे ज्यादा है। और ये परिस्थिति बताती है कि ईरान को लेकर अमेरिका जिस रास्ते निकल रहा है या निकलना चाहता है, और ट्रंप ने तो पिछले दिनों जो आयतुल्ला अली खामेगई हैं, जो कि सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उनको एक चिट्ठी लिखी। हालांकि चिट्ठी की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन अमेरिका ने पुष्टि की, हां हमने चिट्ठी लिखी, और लिखा है उसमें राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से चिट्ठी भेजी गई और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होनी चाहिए। और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेगई की तरफ से यह जवाब आया है कि हम इस प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, और यह कहते हुए उन्होंने अमेरिका पर ठुकराया है कि उसे उन्होंने अत्याचारी शब्द कहा है, और यह भी कहा कि दबाव डालकर आप बातचीत की मेज पर हमें नहीं ला सकते हैं। यानी अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए इजराइल साथ खड़ा है। इजराइल लगातार यह मैसेज दे रहा है कि 2025 युद्ध का बरस होगा और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर रोक लगा दे। और दूसरी तरफ चीन और अमेरिका आमने सामने ट्रेड वार के तहत खड़े हैं।
और चीन इस दौर में पूरी गोलबंदी रशिया के साथ, ईरान के साथ, ब्रिक्स देशों के साथ और उससे हटकर अगर वो युद्धाभ्यास में पाकिस्तान को आमंत्रित कर रहा है, श्रीलंका को आमंत्रित कर रहा है, इराक को आमंत्रित कर रहा है, यूएई को आमंत्रित कर रहा है, कतर को आमंत्रित कर रहा है, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज दरअसल ट्रेड वार के अगले चरण की परिस्थिति है जिसमें आप चीजों को रोक पाएंगे नहीं। भारत ने इस दौर में कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। भारत शायद उस मौके की तलाश में है जहां सामने वाला उसके सामने कोई प्रस्ताव लेकर आए। यह दौर सिर्फ टैरिफ को बढ़ाने का है। 2 अप्रैल की तारीख अमेरिका ने निर्धारित कर डाली है, लेकिन भारत इस दौर में जो मिडिल ईस्ट से तेल लेता है, अमेरिका कह रहा है तेल भी आप हमसे लीजिए, एनर्जी भी आप हमसे लीजिए, यानी वो यूएई हो, कतर हो, ईरान हो, इराक हो, उनसे तेल मत लीजिए, हमसे तेल लीजिए। अमेरिका कहता है सामान आप चीन से मत लीजिए, हमसे लीजिए। अमेरिका कहता है हथियार आप रूस से मत लीजिए, हमसे लीजिए। यानी ध्यान दीजिए, इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह के बीच में भारत की मौजूदगी महत्वपूर्ण भी है और भारत के सामने कूटनीति का एक संकट भी है जो उसकी विदेश नीति से अभी तक जो पारंपरिक तौर पर चला आ रहा था, आज से नहीं, नेहरू काल से, जो गुट निरपेक्षता की परिस्थितियां जिस दौर में थी और फिर कोल्ड वार के दौर की स्थिति और उसके बाद ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की यारी और अमेरिका के साथ भारत का खड़ा होना किसी नाटो देश की तर्ज पर, लेकिन दूसरे टर्म में अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ा है, उसने एक पूरी बेचैनी मिडिल ईस्ट के भीतर भी खड़ी की है कि ईरान को लेकर उनकी संवेदनशीलता बड़ी साफ है। और क्या ईरान को लेकर कोई तत्कालिक समझौता अमेरिका करेगा, इजराइल खामोश रहेगा? यह भी सवाल है। 3-4 बड़े सवाल इस दौर में सबके सामने हैं। पहला सवाल तो यही है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में जो तकरीबन 212 लाख करोड़ का जो हथियारों का सिलसिला है दुनिया के भीतर में, जो तकरीबन $2.44 ट्रिलियन और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि अगर इन हथियारों को बनाने पर रोक लग जाए, यानी ये माल ना बिके और अमेरिका जो सोच रहा है शांति आ जाए, तो एक झटके में अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी की वह इकोनॉमी डगमगा जाएगी जो हथियारों के धंधे के साथ जुड़ी हुई है। और यूक्रेन को भी एक प्रयोगशाला के तौर पर, एक लेबोरेटरी के तौर पर माना गया, क्योंकि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद जब अपने स्टैग्नेंट प्रोसेस में खड़ा था, उस वक्त यह सवाल बड़ा था कि कैपिटलिज्म के सामने वो कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकता है। और शायद इसीलिए इस दौर में जो 2020 के बाद, कोविड के बाद की परिस्थिति थी, उसमें देखिए दुनिया ने सिर्फ युद्ध की स्थितियों को देखा। और अब इसी से जुड़ा सवाल है कि जहां पर यह युद्धाभ्यास हो रहा है, यह ओमान की खाड़ी के पास है। एक तरफ से फारस की खाड़ी और दूसरी तरफ होलमुर्ज जल डमरू मध्य के मार्ग में है। यह दरअसल रणनीतिक तौर पर बेहद अहम जल मार्ग माना जाता है, जहां पर यह युद्धाभ्यास अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की दृष्टिकोण से भी समझे तो इस रूप में समझिए कि दुनिया का कुल तेल जो एक दूसरे देशों में जाता है, उसमें लगभग 20% इसी मार्ग से गुजरता है। और वो मार्ग अगले हफ्ते से डिस्टर्ब होगा, ये भी कह सकते हैं डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि अमेरिका के लिए डिस्टर्बेंस और अमेरिका के साथ खड़े देशों के लिए यह एक डिस्टर्बेंस की स्थिति होगी। और यह सवाल और बड़ा होगा, क्या यह एक शुरुआत या ट्रिगर पॉइंट तो नहीं हो सकता है? तो जो पहला महत्वपूर्ण सवाल है कि वाकई कोविड के बाद जो कैपिटलिज्म के सामने प्रॉब्लम था, उसमें दुनिया भर में वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, गाजा पट्टी पर इजराइल का अटैक होना हो, फिलिस्तीन और इजराइल का टकराना हो, ईरान को लेकर जो पूरी की पूरी चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही थी, और इन सब के बीच जो क्वाड की बैठक ट्रंप ने आते ही सबसे पहले जो बैठक की, वो चीन की घेराबंदी के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री की मौजूदगी का होना। यह एक मैसेज है कि अमेरिका एक तरफ खड़ा है और दूसरी तरफ वह दुनिया जो अभी तक अमेरिका के साथ खड़ी थी, अब उसे अलग रास्ता है। क्योंकि
नाटो भी ये कहने से चूक नहीं रहा है कि दरअसल रूस चीन के साथ उत्तर कोरिया और ईरान भी मिल गए हैं और ये मिलकर उत्तर अमेरिका और यूरोप को कमजोर करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या वाकई ये ट्रेड वार उस वार की दिशा में ले जाएगा जिसमें पहली बार दुनिया उस इकोनॉमिक वार को देखेगी जो कि दुनिया के उन देशों के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस या हथियार बनाने वाले देशों को मुनाफा कमाने का बाजार उपलब्ध कराएंगे या नहीं कराएंगे? यह दूसरा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल जो एशिया और मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है, इसके जो संबंध हैं वो संबंध बड़े मायने रखते हैं और आज से नहीं, बड़े पारंपरिक और पुराने और सांस्कृतिक संबंध हैं। उनके बीच में क्या अमेरिका खड़ा हो जाएगा? चौथा सवाल, रूस और चाइना एक दूसरे के खिलाफ जा नहीं सकते और इन सब के बीच ब्रिक्स की मौजूदगी, जिसमें अमेरिका खुले तौर पर कहता है कि ब्रिक्स में से आई को आपको निकालना होगा, आई का मतलब इंडिया होता है, तो भारत इस दौर में कौन सा फैसला करेगा? यह चौथा सवाल है। और पांचवा सबसे बड़ा सवाल है कि जिस ट्रेड वार की मुनादी अमेरिका और चीन के बीच हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 50 लाख करोड़ का आपसी व्यापार फंसा हुआ है और इसके साथ यूरोप के बाजार के साथ अमेरिका के संबंधों में भी तकरीबन इतना ही माल आवाजाही के तौर पर ठहरेगा टैरिफ के आधार पर। मैक्सिको और कनाडा खुले तौर पर, कनाडा में नई सरकार, नई सत्ता आ गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हम अमेरिका के साथ कोई संबंध नहीं बनाएंगे और हम भी रेसिप्रोकल संबंध बनाकर चलेंगे। और आखिरी सवाल इसीलिए भारत से जुड़ा है, खास तौर से तब जब मिडिल ईस्ट के देशों में और खास तौर से यूएई के संबंध भारत के साथ बड़े प्रगाढ़ हैं। उस प्रगाढ़ संबंधों को लेकर क्या आर्थिक तौर पर जो मिडिल ईस्ट अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है और दुबई सरीखा शहर इस दौर में एशिया देशों की मौजूदगी और व्यापारिक मुनाफे को लेकर आगे बढ़ा है, क्या वो उस पर आंच आने देगा या इस दौर में भारत को कोई बड़ा निर्णय लेना होगा? भारत की कूटनीति और भारत की विदेश नीति की असल परीक्षा इसी दौर में है और संयोग से मिडिल ईस्ट और अमेरिका और इजराइल के बीच के टकराव की परिस्थिति, जिसमें चीन और रशिया की भी भागीदारी है, वो अगले हफ्ते से युद्धाभ्यास जो चाबहार बंदरगाह के इर्द गिर्द ओमान की खाड़ी में होना है, उससे यह शुरू हो जाएगा। यह खेल आसान नहीं है जिसका ट्रिगर अमेरिका के हाथ में है या फिर चीन के हाथ में। उसमें रशिया की कितनी भागीदारी और ईरान किस दिशा में, और भारत क्या सिर्फ देख रहा है, परख रहा है? क्योंकि इस तमाम देशों की इकोनॉमी के दायरे में भारत की इकोनॉमी भारत की जनसंख्या के लिहाज से सबसे कमजोर है और शायद इसीलिए यह कोल्ड वार से आगे की स्थिति है, थर्ड वर्ल्ड वार से पहले की स्थिति है, जहां पर दुनिया आकर खड़ी हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।